आप सभी को राजनीतिक भूगोल की लेक्चर में एक बार पुनः स्वागत। और राजनीतिक भूगोल में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह है भू राजनीति। हमने पिछली बार भी पार्ट 1 में भू राजनीति क्या है उसके संदर्भ में आपको बताया था, और यह है राजनीतिक भूगोल के यूनिट 1 का बी पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने राजनीतिक भूगोल का के अर्थ के बारे में आपको बताया, इतिहास के बारे में बताया। इसी को आज थोड़ा-सा संक्षिप्त में आपको बताते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, फिर हम विश्लेषण को विस्तार से, एनालिसिस को विस्तार से लेंगे। यहाँ हम भू राजनीति के अगर अर्थ को देखें, तो भू राजनीति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं शब्द का, तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और राजनीति। भू शब्द को अगर हम देखें, तो भू शब्द के अंदर निहित हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और भौगोलिक कारक किन किन चीजों को लेके बनते हैं, जैसे स्थान है, जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या है, भौतिक क्षेत्र है। ये पिछले लेक्चर में हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता चुके हैं कि किसी भी जो देश है उसकी जो सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक विकास है, उसमें जो भूगोल है, उसकी जो भौगोलिक कारक हैं वो सहायता या बाधा उत्पन्न करते हैं। और उसके संदर्भ में हमने भारत का उदाहरण आपको दिया था, और भारत के संदर्भ में भी हमने हिमालय का उदाहरण आपके साथ शेयर किया था। नेक्स्ट शब्द जो आया वह है राजनीति, जिसे हमने बताया था कि राज करने की नीति, और किसके लिए, किसी के हित को बढ़ावा देने के लिए जो उसमें संघर्ष करना है वो समाहित होता है। तो इसको अगर देखा जाए तो भू राजनीति से हम क्या समझते हैं? भू राजनीति से जो अर्थ निकल के आता है वह यह है कि भू राजनीति जो है वो राज्य के व्यवहार पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन है। अब कारक, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि उसमें भौगोलिक कारक सबसे इंपॉर्टेंट है, और भौगोलिक कारक में हमने क्या लिया था, स्थान लिया था, जलवायु ली थी। तो अर्थात यह भू राजनीति का क्या निकल के आता है अर्थ, कि यह अध्ययन करता है कि स्थान, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और भौतिकी क्षेत्र किसी राज्य की विदेश नीति, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, विदेश नीति के विकल्पों और उसकी स्थिति के बारे में कैसे निर्धारित करते हैं। अब यहाँ हम अगर देखें तो किसी अगर कोई द्वीप है तो उसकी जो विदेश नीति है वो अलग प्रकार की होगी। अगर कोई प्रायद्वीप है उसकी जो विदेश नीति है वो अलग प्रकार की होगी। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो मुख्यतः मोस्टली मोटे तो मतलब जो प्रभावी कारक होते हैं वो भौगोलिक कारक होते हैं। हम आर्थिक और सामाजिक को नकार नहीं सकते, पर विशेष रूप से जो उत्तरदायी कारक हैं वो भौगोलिक कारक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके इतिहास को हम देखते हैं, भू राजनीति के जल्दी से उसका रिकैप। भू राजनीति के इतिहास के संदर्भ में हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर भू राजनीति के विचार के संदर्भ में बात करें तो 4 नाम उभर के आते हैं, रुडोल्फ जेनल, एल्फ्रेड थायर महान, जॉन मैकेंडर और कार्ल हॉशफर। रुडोल्फ कैजनल या जेनल जो स्वीडन के से थे एवं रेड्सल के विचारों से प्रभावित रहे, इन्होंने रेड्सल के विचारों को अधिक स्पष्ट किया तथा भू राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इनकी मान्यता थी कि राज्य विकास का अंतिम उद्देश्य शक्ति संग्रहण है, जो केवल शक्ति प्रसार के सरल जैविक नियमों के अनुसार ही नहीं होता, अपितु इसके लिए आधुनिक सांस्कृतिक प्रगति एवं तकनीकी विकास की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने माना कि महाद्वीपीय शक्ति पर आधारित साम्राज्य अधिक शक्ति संपन्न होता है, जो कालांतर में समुद्र पर भी नियंत्रण करेगा। साथ ही उन्होंने माना कि हालांकि विशालकाय राज्यों का उद्भव एवं विकास होगा, जिनमें जर्मन विशाल शक्ति के रूप में उभरेगा। उनके बाद महान के योगदान की अगर हम बात करें तो महान जो थे वह अमेरिकी नौसैनिक इतिहासकार रहे,
और उन्होंने समुद्री शक्ति के रूप में ग्रेट ब्रिटेन की महानता को बताया और क्योंकि वे उससे बहुत अधिक प्रभावित थे और वे ये चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी समुद्री शक्ति के प्रसार करना चाहिए। उनके विचारों से जो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो सर्वाधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारण में महान के विचारों को स्वीकार किया। उसके बाद आते हैं मैकेंडर महोदय, जो ग्रेट ब्रिटेन से रहे और वह सार्वभौमिक स्तर पर राज्य शक्ति विकास की व्याख्या हेतु महाद्वीपीय शक्ति संबंधी नवीन विचार जो थे वो मैकेंडर के द्वारा प्रस्तुत किए गए। मैकेंडर ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए वो निम्न कुछ बिंदुओं पर आधारित थे, जिसमें जो हम पिछले लेक्चर में आपसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पर उन बिंदुओं के आधार पर मैकेंडर ने 1919 में अपनी हृदय स्थल की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पिछले लेक्चर में हम उसे इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसे हिंदी में करेंगे कि जो पूर्वी यूरोप का शासन करता है वही हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वही विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा और जो विश्व द्वीप पे शासन करेगा वही विश्व को नियंत्रित करेगा। मैकेंडर के विचारों की आलोचना जो थी वह कई विद्वानों द्वारा की गई और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और उसके बाद 20वीं शताब्दी जो दो महा विश्व युद्धों के बीच का काल था, उस समय भू राजनीति वो समय को भू राजनीति का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इस समय इसका जो कंसेप्ट है, इस जो विचारधारा है, इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अब हम आते हैं कार्ल हॉशोफर पे और हॉशोफर और भू राजनीति शब्द पर्यायवाची से हो गए हैं। हॉशोफर ने भू राजनीति के विचारों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी, व्यवहारिक संदर्भ प्रदान किया और साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी किया। हॉशोफर के भू राजनीति संबंधी विचार को अगर हम कुछ बिंदुओं में समझना चाहें तो वो इस प्रकार से हैं। उसमें सर्वप्रथम है कि राज्य एक जैविक सत्ता है। राज्य के लिए क्षेत्र अथवा रॉम प्रथम आवश्यक है। राज्य के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है। भू राजनीति दृष्टि से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जर्मनी के लिए ग्रेट ब्रिटेन की शक्ति का विनाश आवश्यक है। साथ ही उन्होंने जर्मनी के नेतृत्व में सोवियत संघ, भारत, चीन और जापान के मध्य महत्वपूर्ण संगठन को वांछनीय माना और सोवियत संघ से जर्मनी का संघर्ष अनुचित माना। मैकेंडर के द्वारा जो वर्णित धुरी क्षेत्र के कारण जो भी शक्ति आधार के रूप में है, उसको हॉशोफर ने सोवियत संघ से महत्वपूर्ण संबंध रखना आवश्यक माना। हॉशोफर के योगदान की बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि उनका जो योगदान रहा वह द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जब तक भू राजनीति जो उन्होंने अपने विचार दिए भू राजनीति से संबंधित, वो जर्मन हित को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपने विचार दिए और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही जो हॉशोफर हैं उनके जो विचार थे वह ध्वस्त हो गए या उनको आगे कोई नहीं माना। अब हम इसके मतलब किसी ने थोड़े समय बाद माना पर उस समय नहीं माना और जितने भी भूगोलवेत्ता रहे और राजनीतिक शास्त्र रहे उन्होंने इस और अधिक ध्यान नहीं दिया। कब? द्वितीय विश्व के पश्चात, जब जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अभी तक हमने जो कुछ भी आपको बताया उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि किसी राज्य का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, भौगोलिक कारक है, वो उस देश विशेष की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश के व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसे ही हम भू राजनीति कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भौगोलिक कारक हैं,
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उस देश की अवस्थिति है, जो हमने यहाँ पे बताई हुई है, राज्य में स्थान स्थिति का महत्व। देश की अवस्थिति, लोकेशन, जो उस देश उस राज्य की विदेश नीति को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें, उदाहरण के तौर पर अगर एक राज्य आइसोलेटेड है, जहां हमने पृथक राज्य जो दिया है, वो अगर आइसोलेटेड है, वह किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता है, तो उस राज्य की जो विदेश नीति होगी वो उस राज्य की दूसरे राज्य की तुलना में, कौन से राज्य, जो लैंडलॉक्ड राज्य है, जो लैंडलॉक्ड राज्य है, अर्थात वह राज्य जो चारों ओर से अपनी सीमा है वो दूसरे क्षेत्रों के राज्यों के साथ शेयर करता है, उस राज्य की विदेश नीति की तुलना में जो पृथक राज्य है उसकी विदेश नीति अलग होगी। कुछ भू राजनीतिज्ञ कहते हैं कि किसी राज्य की स्थिति और उस देश की वेल्थ, उस शक्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। ठीक है, कि उस देश की जो भू राजनीति जो है कि राज्य की स्थिति जो है उसका किसके साथ सीधा संबंध है, उस देश या उस राज्य विशेष की जो संपत्ति है एवं शक्ति के बीच में उसका सीधा संबंध होता है। अब हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिख रखा है शीतोष्ण के आसपास स्थित। तो हम अगर देखें तो अगर एक राज्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो वहां की जलवायु शीतोष्ण, अर्थात ना वहां पे अधिक गर्मी होगी ना अधिक ठंड होगी। तो उस राज्य की जो आर्थिक विकास का जो स्तर है वो अधिक होगा उन राज्यों की तुलना में जो भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं, क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो गर्म एवं आर्द्र होती है। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से किसी राज्य के भौगोलिक कारक उस राज्य की नीतियों, विदेश नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। अंततः हम नेक्स्ट लास्ट स्लाइड को निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि अगर हम भू राजनीति को परिभाषित करना चाहें तो भू राजनीति क्या है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स कहलाती है। दूसरे शब्दों में भू राजनीति विदेश नीति के अध्ययन की वह विधि है जो भौगोलिक चरों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनका अनुमान लगाने का कार्य करती है। भौगोलिक चर हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इस परिभाषा में भी दिया हुआ है कि भौगोलिक चर के अंतर्गत उस क्षेत्र विशेष का क्षेत्रफल आता है, जलवायु आती है, टोपोग्राफी आती है, जनसांख्यिकी आती है, प्राकृतिक संसाधन आते हैं और अनुप्रयुक्त विज्ञान आदि आते हैं। भू राजनीति को अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। अब ज्योग्राफी इज डेस्टिनी से क्या अभिप्राय है? इससे तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से एक राज्य क्रिया करता है, जिस प्रकार से उस राज्य की विदेश नीति को अपनाया जाता है, वो जैसे निर्णय लेता है, ये सारी बातें उस राष्ट्र के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती हैं। लेकिन हम इस कथन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लास्ट में जो लिखा हुआ है, बट ज्योग्राफी इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो इसलिए हम इस जो खाली ज्योग्राफी इज डेस्टिनी को हम ब्लाइंडली हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ भूगोल के आधार पर हम किसी राज्य की विदेश नीति को नहीं समझ सकते, क्योंकि और भी बहुत से कारक हैं, जैसे आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, वैश्वीकरण है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं जिनको इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम किसी भी राज्य की विदेश नीति को समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक जो है भू राजनीति का जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है, वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, टेक केयर टिल देन, बाय एंड बी सेफ।